तो हमें हो जाएगा कि हमने कौन सी कैलकुलेशन करनी है। अगर हमने इंसिडेंस करना है तो दैट मीन्स कि हमें न्यू केसेस पे टारगेट रखना है, प्रेवलेंस करना है, तो उसका मतलब है कि हमारे ऑल द केसेस आएंगे इंक्लूडिंग न्यू एंड ओल्ड। तो या हमारे पास ये तो बात होगी उसकी मॉर्बिडिटी की। मोर्टालिटी में आएंगे तो हमें पता है कि हमने जो है वो इट्स रिलेटेड टू डेथ, तो हमारे पास आइदर ये किस कैटेगरी में फॉल करता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ सारा। मोर्टालिटी है, एक सेकंड जरा मुझे दीजिएगा प्लीज। तो अभी हम आते हैं, कल हमने पढ़ा था डिजीजेस का एक मेजर जिसमें हमने ऑल द न्यू केसेस पढ़े थे, जिसको हमने कहा था कि जी ये इंसिडेंस है। और इंसिडेंस में हमने एक जनरल इंसिडेंस रेट पढ़ा था, एक क्यूमुलेटिव पढ़ा था, और एक इंसिडेंस एक इंसिडेंस पढ़ा था, एक क्यूमुलेटिव इंसिडेंस पढ़ा था, और एक इंसिडेंस रेट पढ़ा था, जो कि इंसिडेंस की सब दो टाइप्स हैं। और हमने ये कहा था कि जो इंसिडेंस रेट है, जब भी इंसिडेंस की बात आएगी तो जो ज्यादा बेटर मेजर है दैट इज इंसिडेंस रेट, क्योंकि ये हमें स्प्रेड ऑफ डिजीज के बारे में बताता है और हमेशा उस एक प्रैक्टिकली हम इसको अप्लाई कर सकते हैं हर उस सिचुएशन में जिसमें हमारे पास लॉस टू फॉलो अप है, या किसी भी रीजन की वजह से हमारे जो स्टडी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे हमारा कांटेक्ट खत्म हो गया, आइदर ड्यू टू डेथ और ड्यू टू एनी अदर रीजन, माइग्रेशन है, डेथ है, या लॉस टू फॉलो अप है। ठीक है, तो उस रीजन की वजह से हम इंसिडेंस रेट, आज हमने जो पढ़ना है दैट इज प्रेवलेंस। तो हमने कल जब भी बात की थी तो हमने सिर्फ न्यू केसेस को टारगेट किया था। हमने जो भी एग्जांपल की थी हमने ऑलरेडी डायग्नोज्ड या ऑलरेडी डिजीज केसेस को एट द स्टार्ट ऑफ स्टडी माइनस कर दिया था, ताकि हम ट्रू इंसिडेंस फाइंड कर सके, आइदर इन द फॉर्म ऑफ क्यूमुलेटिव इंसिडेंस या इंसिडेंस रेट। हमने जो ऑलरेडी डिजीज केसेस थे उनको शामिल नहीं किया। आज हमने बात करनी है तमाम केसेस की, आइदर ओल्ड और न्यू। टोटल नंबर ऑफ affected individuals in a specific population at specific time divided by total number of individuals in the population at that time। तो ये होगी प्रेवलेंस की डेफिनेशन के टोटल नंबर ऑफ केसेस जितने भी हमारे पास पॉपुलेशन में है इन ए पर्टिकुलर टाइम, आइदर न्यू और ओल्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट कम्युनिटी एट दैट टाइम, और इसको हम मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये रिस्क का मेजरमेंट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि ये जो ड्यूरेशन ऑफ स्टडी है उसको डिफाइन नहीं करता। ठीक है, यानी हमारे पास जो ईच केस है या ईच इंडिविजुअल है उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ डिजीज है वो अननोन है, इसलिए हम प्रेवलेंस जो है वो उसको मेजर कर रहे हैं। इसलिए रिस्क असेसमेंट नहीं कर सकता कि जो पॉपुलेशन है इसमें कितना रिस्क है ऑफ डेवलपिंग दैट डिजीज ईच इंडिविजुअल का या एज ए होल इफ कम्युनिटी का। आप मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, आगे से प्रेवलेंस की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है पॉइंट प्रेवलेंस, दूसरी है पीरियड प्रेवलेंस। जो पॉइंट प्रेवलेंस है वो एक सिंगल गिवन पॉइंट इन टाइम में जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे दैट इज द पॉइंट प्रेवलेंस। ठीक है, इसमें न्यूमरेटर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम, all the new plus old cases divided by
टोटल पॉपुलेशन एट दैट गिवन पॉइंट इन टाइम, ठीक है, दिस इज पॉइंट प्रेवलेंस। और पीरियड प्रेवलेंस क्या है कि एक ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है, जितने भी न्यू और जितने भी पुराने केसेस हैं सारे मिला के, यानी स्टडी के स्टार्ट में हम जो पॉपुलेशन है ऑलरेडी डिजीज प्लस ड्यूरिंग दैट टाइम जितने डिजीज हुए उन सारों को इंक्लूड करते हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज पॉपुलेशन ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ टाइम, उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यानी पॉइंट प्रेवलेंस में एक स्पेसिफिक पीरियड था, उसके एक स्पेसिफिक टाइम पे, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक साल है, साल एक को एक हम पीरियड कंसिडर करते हैं, लेकिन हमने जनवरी में देखने हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस इज जनवरी इज पॉइंट प्रेवलेंस। लेकिन अगर हम पूरे ईयर के देखेंगे तो दैट इज पीरियड प्रेवलेंस, जिसमें हमारी पॉपुलेशन में ऑलरेडी डिजीज भी होंगे प्लस जो एक साल में न्यू केसेस आए हैं वो भी इंक्लूड होंगे, डिवाइडेड बाय एवरेज पॉपुलेशन या मिड ईयर पॉपुलेशन, आप उससे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेवलेंस से हमें क्या पता लगा कि जो प्रेवलेंस है हमारी, ये जो है मेजर है हमारे पास एग्जिस्टिंग केसेस का प्लस जो न्यू केसेस ओरिजिनेट होंगे। अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो वो अभी दूर कर लें। हेलो Structurally, this is the only difference कि उसमें एक point of time है और उसमें एक period होता है, अगर दोनों का difference हम देखते हैं। और this is the only इंसिडेंट से डिफरेंस क्या है, इंसिडेंट से डिफरेंस क्या है, हमने क्योंकि एट द सेम टाइम इंसिडेंट से डिफरेंशिएट करना है कि जब हमने याद है हमने जब कल एग्जांपल ली थी तो हमने स्टडी के स्टार्ट में ऑलरेडी डिप्रेस्ड और ऑलरेडी ओबीस को माइनस कर दिया था, ठीक है। हम इस केस में वैसा नहीं कर सकते, हम इस केस में उनको भी शामिल करेंगे प्रेवलेंस में, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, तो जो प्रेवलेंस का जो न्यूमरेटर होता है, इसका मतलब है उसमें जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, उनमें डिफरेंट ड्यूरेशंस होती हैं डिजीजेस की। अगर इसकी ना एक डायग्राम थी, मैंने वो बुक से देखी थी, बड़ी जबरदस्त, नहीं मैम ने दी हुई है, अगर आप स्लाइड नंबर 42 पे आ जाएं जरा, दिस इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल, इससे ना आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पॉइंट प्रेवलेंस और पीरियड प्रेवलेंस। हमें 42 ये देखिए, अब जनवरी 2004 से दिसंबर 2004 के दरमियान उन्होंने लेट्स सपोज एक XYZ की जो है वो केसेस देखे, ठीक है। अब एक केस जो है वो 2003 से दिसंबर मतलब 2004 को भी एक्सीड कर गया, वो 2005 तक रह रहा है अगर हम डाउनवर्ड से अपवर्ड चलें, ठीक है। एक जो केस है वो 2003 में हुआ, लेकिन जो हमारे पास मिड ऑफ 2004 है, यानी आइदर जून और जुलाई, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है, उसके बाद आइदर तो वो रिकवर हो गया या वो डाई हो गया या वो हमारे साथ फॉलो उसका लॉस हो गया या वो कहीं चला गया, माइग्रेट कर गया, हमें नहीं पता उसका क्या फेट है। लेकिन हमने उसको पिछले साल 2003 में डायग्नोज किया और वो 2004 के मिड तक हमारे साथ फॉलो अप पे रहा, ठीक है। इसी तरह उससे ऊपर जाएं तो एक केस हमने फरवरी मार्च में डायग्नोज किया और अगस्त सितंबर तक वो हमारे साथ रहा, और उसका भी आइदर वो ट्रीट होके क्योर हो गया या वो उसकी डेथ हो गई या वो माइग्रेट कर गया, उसका भी फेट हमें नहीं पता, ठीक है। उसके ऊपर चले जाएं तो हमारे पास एक केस था जो कि मिड ऑफ 2004 में गया और वो कॉन्टिन्यूस चलता रहा हमारे साथ 2005 तक चला गया, लेकिन क्योंकि हमारी स्टडी फोकस्ड है जनवरी 2004 से दिसंबर 2004 तक, तो हमने इसको फोकस रखना है। और उससे ऊपर चले जाएं तो हमारे पास जो लास्ट केस है वो 2003 में डायग्नोज हुआ और 2004 के इनिशियल
क्वार्टर तक हमारे साथ वो चला, ठीक है। अब इससे एक स्लाइड छोड़ के स्लाइड नंबर 44 पे आ जाएं। इसी पिक्चर का ब्रेकअप दिया हुआ उन्होंने, ठीक है। अब ये देखें कि अगर हम मई में देखें, ये तो थी हमारी पीरियड प्रेवलेंस 2004 से जनवरी 2000। अब जनवरी 2004 में जब हमने पॉपुलेशन का बेसलाइन सर्वे किया तो हमारे पास 3 डिजीज लोग थे, ठीक है। ड्यूरिंग जनवरी 2004 टिल दिसंबर 2004 हमारे पास जो है वो 2 नए केसेस आए, ठीक है। आपको समझ आ रही है? जो बॉटम से 3rd और 4th केस है, जी ठीक है। और टोटल केसेस जो हमारे पास जनवरी 2004 से दिसंबर 2004 तक हो गए वो थे 5 केसेस, क्योंकि ऑलरेडी डिजीज को भी इंक्लूड किया हमने और जो नए केसेस आए इस पीरियड के दरमियान उसको भी हमने इंक्लूड किया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पीरियड प्रेवलेंस। अब पॉइंट प्रेवलेंस क्या है कि मई वाली लाइन देखें। मई वाली, अगर हम मई के महीने में देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली इस महीने में हमारे पास क्या केसेस हैं, तो हम सीधी एक लाइन खींचते हैं। हम देखते हैं कि नीचे से ऊपर जाएं तो हमारे पास पहला केस है, दूसरा है, तीसरा है और 5वां है। हमारे पास चौथा केस अभी इमर्ज नहीं हुआ। तो मई की पॉइंट प्रेवलेंस क्या हो जाएगी? 4 केसेस। इसी तरह जुलाई की पॉइंट प्रेवलेंस क्या हो जाएगी? अगर हम लाइन में देखें तो फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है और 4th भी हम डायग्नोज कर चुके हैं। तो ये कितने हो गए? 4 केसेस। इस तरह सितंबर में आ जाए और पहला जो है, जो 5th केस था वो या तो डाई हो गया या लॉस्ट टू फॉलो अप हो गया या माइग्रेट कर गया, उसका हमें पेट नहीं पता, लेकिन हो सकता है वो क्योर हो गया हो। उसके बाद 5वीं सितंबर में देखिए तो हमारे पास फर्स्ट है, सेकंड नहीं है, थर्ड है और 4th है। तो सितंबर की पॉइंट प्रेवलेंस क्या हो जाएगी? 3 केसेस। इसी तरह दिसंबर 2004 की पॉइंट प्रेवलेंस क्या हो जाएगी? केसेस, क्योंकि सिर्फ 2 केसेस बचे, ठीक है। तो आपको अब ये एग्जैक्ट ये डायग्राम आपको इजीली डिफरेंशिएट करवा देती है कि आपकी पीरियड प्रेवलेंस क्या है और पॉइंट प्रेवलेंस क्या है। अब ऊपर आ जाएं आप स्लाइड नंबर 40 पे। बाकी ये वही नॉलेज है, इसी की इलेबोरेशन है। इस ऊपर नीचे जो स्लाइड्स हैं, मतलब मैम ने पॉइंट्स वही बनाए हुए हैं, एक बात को डिफरेंट तरीकों से एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल एक स्लाइड में मैम ने ये कहा हुआ है कि सम पीपल मे हैव डेवलप्ड द डिजीज ड्यूरिंग दैट पीरियड एंड अदर मे हैव हैड द डिजीज बिफोर एंड डाइड और हैड बीन क्योर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। कि वही मैं बात जो हमने नीचे एग्जांपल में भी पढ़ी है कि हो सकता है कि जो पीरियड हम स्टडी कर रहे हैं उससे पहले कुछ लोगों ने डिजीज डेवलप की हो और हमारे पीरियड के दरमियान कुछ लोग क्योर हो गए हो या मर गए हो या कहीं माइग्रेट कर गए हो, लेकिन हमारे पास डाटा में वो मौजूद थे, ठीक है। तो उन्हें हम इंक्लूड करेंगे हम अपने न्यूमरेटर में, ठीक है। अब ये आ जाए स्लाइड नंबर 40 पे। 40 में हर वो फैक्टर्स लिखे हैं जिससे प्रेवलेंस इंक्रीज होती है और वो फैक्टर्स लिखे हैं जिससे प्रेवलेंस डिक्रीज होती है। अब प्रेवलेंस क्या है? बेसिकली प्रेवलेंस हमें बताती है बर्डन ऑफ द डिजीज, कि हमारी कम्युनिटी में कितने केसेस हैं एक्चुअल में, हमारी पर्टिकुलर डिजीज के का क्या बर्डन है इस कम्युनिटी पे या इस लोकेलिटी में। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। तो इंक्रीज किस किस फैक्टर से होता है? अगर देखें आपकी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज बेहतर हो जाएं, ठीक है, कोई नया टेस्ट ऐसा आ गया है जो कि चीप है और उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बहुत बेहतर है, ठीक है, तो आप उसको मैस रन करते हैं। ऐसी कोई
स्टडी रन करते हैं जिसमें जनरल पॉपुलेशन को टारगेट करके उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग प्रोग्राम रन करते हैं, तो ऑब्वियसली ज्यादा लोग डायग्नोज होंगे और उस बीमारी की प्रेवलेंस बढ़ जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या है कि आपकी या तो केसेस बाहर से इन माइग्रेट करके आ जाएं या ऐसे ससेप्टेबल लोग इन माइग्रेट करके आ जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप के लेट्स सपोज पोलियो है, पोलियो हमारे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा है, हमारे पास केसेस रिपोर्ट होते हैं, तो अगर पोलियो एज ग्रुप के बच्चे बाहर से माइग्रेट होके पाकिस्तान में ज्यादा आ जाएं तो ऑब्वियसली चांसेस ज्यादा हो जाएंगे पोलियो के केसेस बढ़ने के और प्रेवलेंस के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसी तरह आपके हेल्दी इंडिविजुअल या आपका जो स्पेसिफिक एज स्ट्रेटा है, जो कि जो डिजीज आप स्टडी कर रहे हैं, उस एज स्ट्रेटा से बाहर या उस एज स्ट्रेटा के हेल्दी पीपल बाहर माइग्रेट कर जाएं। ठीक है। या आपका लोकल इंसिडेंस, कोई आउटब्रेक हो गया, उसकी वजह से इंसिडेंस ज्यादा हो गया, कोई इन्फेक्शियस डिजीज है वो एकदम से फैल गई है, उस वजह से आपका प्रेवलेंस ज्यादा हो सकती है। क्योंकि आपको पता है न्यू ओल्ड दोनों प्रेवलेंस बनाते हैं, तो नए केसेस आ जाएंगे तो भी प्रेवलेंस को वो कर देंगे। डिजीज का क्रॉनिक ड्यूरेशन ज्यादा हो जाए, ठीक है, और डिजीज या ऐसी कोई थेरेपी आ जाए जिससे बंदे की जो डिजीज लाइफ है वो बढ़ जाए, यानी बंदा डिजीज्ड है लेकिन क्योर नहीं हो रहा, लेकिन आपकी नई ट्रीटमेंट की वजह से उसकी डिजीज्ड लाइफ बढ़ गई है। डॉक्टर अली, तो जिससे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो जाए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो जाए, लेकिन विद दैट पर्टिकुलर डिजीज, वो डिजीज क्योर नहीं हुई। हेल्दी बंदे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो जाए, उससे तो प्रेवलेंस इंक्रीज नहीं ना होती। मतलब आपने कोई ऐसी नई ड्रग आ गई है, लेट्स सपोज जब पहले इंसुलिन नहीं होती थी, ठीक है, तो लोग शुगर की वजह से मर जाते थे, इसका मतलब ज्यादा मोर्टेलिटी थी, प्रेवलेंस कम थी। ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास सिंथेटिक इंसुलिन आ गई है, हम इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाते हैं टाइप 1 डायबिटीज के लिए, तो उनका सर्वाइवल बेहतर हो गया, ऑल्दो दे आर डिजीज, लेकिन उनका सर्वाइवल बेहतर है, क्योर तो नहीं है, लेकिन वो प्रेवलेंट तो है, डिजीज तो है, तो इस वजह से उनका जो है वो प्रेवलेंस ज्यादा हो गई है। अब डिक्रीज कैसे हो सकती है कि जो बीमारी है वो बहुत ही विरुलेंट है, उसकी वजह से मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हो रही है, जैसे कोविड है या नई डिजीज है आ गई है कोई, ठीक है, और उसकी वजह से मोर्टेलिटी जो है वो आपके पास उसकी क्योर नहीं है, और उसकी जो है वो मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, केस फर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा, ये हम आगे पढ़ेंगे केस फर्टेलिटी रेट क्या होता है। ठीक है। और जो है या डिजीज का इतना छोटा स्पैन है कि वो हुई है और खत्म हो गई है। मतलब लेट सपोज चिकन पॉक्स है, वो उसका अगर कोई आउटब्रेक हुआ है तो हमें पता है कि वो 14 to 21 डेज के अंदर उसने खत्म हो जाना है। ठीक है। तो वो हुई है और शॉर्टर ड्यूरेशन में वो खत्म हो गई है, और आपकी नई कोई डिक्रीज इन न्यू केसेस, इट कैन बी ड्यू टू एनी रीजन, मतलब इंसिडेंट्स में आपके कमी हुई है, आइदर आपने क्रिमिनाइजेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करा दिया है या उसकी कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट आ गई है, तो आपके इंसिडेंट्स कम हो गए हैं। ठीक है। इन माइग्रेशन ऑफ हेल्दी पीपल, आउट माइग्रेशन ऑफ केसेस, इम्प्रूव क्योर रेट्स ऑफ केसेस, तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से प्रेवलेंस डिक्रीज हो सकती है। तो ये डायग्राम आपको लाजमी आनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम। आई होप कि इस सब के बाद अब आपको पॉइंट और पीरियड प्रेवलेंस में कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन के बाद। तो ये डायग्राम, जैसे मैंने उसमें भी एक डायग्राम आपको बताई थी कि आप याद कर लें इंसिडेंट्स में, इस प्रेवलेंस के लिए ये डायग्राम आप जहन में रख लें, जो डायग्राम नंबर 44 है, तो आपको एग्जैक्ट याद हो जाएगा कि जी हमारे पास प्रेवलेंस होती क्या है। अच्छा, अब आते हैं रिलेशन बिटवीन इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस। अरे मैं देख लूं मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं मिस कर गया। तो देखिए, बेसिक जो डिफरेंस है ना इंसिडेंस में और प्रेवलेंस में,
ठीक है, वो ये है कि इंसिडेंट्स में क्योंकि सारे नए केसेस हैं और सारे नए केसेस हमारे सामने डायग्नोज हो रहे हैं, तो वी नो एग्जैक्टली कि कब कब डिजीज डायग्नोज है, हमारे पास एक्यूरेट डाटा होता है। ठीक है, जबकि प्रेवलेंस में कुछ पुराने केसेस हैं हमारी स्टडी से और कुछ नए हैं। तो जो पुराने केसेस हैं उनका तो हमें पता ही नहीं है कि वो उनको एक्चुअल डिजीज कब डायग्नोज हुई थी। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है बिटवीन इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस। आपको समझ आई है ये बात? हेलो, रिपीट कर दोबारा। मैं ये कह रहा हूं कि इंसिडेंट्स में क्योंकि हमें पता है कि जी इंसिडेंट्स क्या है, इंसिडेंट्स बेसिकली ऑल द न्यू केसेस, ठीक है, इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन ए गिवन पॉपुलेशन। तो क्योंकि वो सारे नए केसेस हैं तो वी एग्जैक्टली नो कि इस ड्यूरेशन में ये नए केसेस इमर्ज हुए हैं। लेकिन प्रेवलेंस में हम जब बेसलाइन सर्वे करते हैं, ठीक है, तो कुछ पुराने केसेस भी होते हैं, हमें उनका ये नहीं पता कि वो केसेस कब डायग्नोज हुए थे, उन्हें कब से डिजीज है। जबकि इंसिडेंट्स में हमें एग्जैक्टली पता होता है कि ये इस टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास ये केस प्लान डेट को आया, ये केस प्लान डेट को आया, ये केस प्लान डेट को आया, क्योंकि दे आर ऑल न्यू केसेस। जबकि प्रेवलेंस में ओल्ड केसेस भी हैं, इसलिए वी डोंट एग्जैक्टली नो कि इनकी ड्यूरेशन क्या है डिजीज की, ये कितने पुराने केसेस हैं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस, स्लाइड नंबर 47। इंसिडेंस और प्रेवलेंस की रिलेशन के हमें दो फॉर्मूलाज मैडम ने बताए थे। एक तो ये है कि प्रेवलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, ठीक है, और दूसरा जो है वो हमें बताया था मैम ने, पॉइंट प्रेवलेंस इज इक्वल पीरियड प्रेवलेंस इज इक्वल टू पॉइंट प्रेवलेंस प्लस इंसिडेंस। ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ, ये मैम ने हमें लिखवाया था। अगर आपने नहीं लिखा हुआ तो ये कर लें कि पीरियड प्रेवलेंस इज इक्वल टू पॉइंट प्रेवलेंस प्लस इंसिडेंस। तो प्रेवलेंस बेसिकली क्या है? इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन ऑफ डिजीज। ये इसकी इंटरप्रिटेशन मुझे किसी बुक में वैसे नहीं मिली, और ये मैं मैम से पूछना चाहता हूं कि ये इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है बेसिकली। अगर किसी को है नॉलेज तो वो मुझे भी समझा दे कि ये एक्चुअली प्रेवलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन क्यों है। ये कंफर्म्ड है कि ये बुक में भी ऐसे ही है, लेकिन ये क्यों है ये मुझे नहीं पता। ये मेरे ख्याल से डॉक्टर अली ये ड्यूरेशन इसलिए प्रोलॉन्ग मतलब प्रोलॉन्गेशन या कम का मिसल की बता रहा है कि कितना ड्यूरेशन अगर ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है ड्यू टू डेथ रेट या क्योर रेट, कि अगर तो डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर प्रेवलेंस कम हो जाएगी, और अगर जो है क्योर रेट भी ज़्यादा हो रहे हैं अगर तो फिर भी प्रेवलेंस कम हो जाएगी। तो बेसिकली ये मैंने देखा था यूट्यूब पे ना, एक बंदा पढ़ा रहा था प्रेवलेंस, तो उसने ड्यूरेशन को एक्सप्लेन किया हुआ था कि ड्यूरेशन ऑफ द डिज़ीज़ क्या होती है ना, मतलब लॉन्ग हो सकती है या कम हो सकती है, और इट डिपेंड्स ऑन द फिर प्रेवलेंस वो डिफाइन करती है बेसिकली। मतलब ड्यूरेशन इज क्योर और डेथ। आपने क्या बोला, जरा दोबारा बोलिएगा। कि बेसिकली जो ड्यूरेशन है ना वो या तो प्रोलॉन्ग हो सकती है या तो वो कम हो सकती है, ड्यूरेशन ऑफ द डिज़ीज़, और वो जो है डिफ़ाइन करती है प्रेवलेंस को। अब ड्यूरेशन ऑफ द डिज़ीज़ प्रोलॉन्ग किस तरह होगी कि जो है ना या तो डेथ रेट जो है वो हो नहीं रहे, मतलब डेथ रेट कम हो रहे हैं, और क्योर रेट्स जो है वो भी कम हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ड्यूरेशन ऑफ द डिज़ीज़ या प्रेवलेंस प्रोलॉन्ग हो जाएगी। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल यहाँ पे आ रही है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ही है ये चीज़
ये देखिए ना, प्रेवलेंस है ना, तो ये डेथ एंड क्योर रेट्स हैं। ये चीज़ बेसिकली ड्यूरेशन को एक्सप्लेन कर रही है कि अगर तो डेथ्स ज़्यादा हैं और क्योर मतलब डेथ्स अगर ज़्यादा हो रही हैं तो क्या होगा कि प्रेवलेंस कम हो रही है, क्योंकि डिजीज़ लोग जो हाँ डेथ होगी वो निकल रहे हैं ना, तो जो ड्यूरेशन ऑफ द प्रेवलेंस वो कम हो जाएगी ना, तो इसी ठीक तरह वो है, प्रेवलेंस कम हो जाएगी। तो ये इस तरह से वो डिफ़ाइन किया हुआ है कि दो चीज़ों पे डिपेंड करती है ड्यूरेशन, डेथ्स एंड क्योर पे। तो ये मैम भी आपको बता देंगी, आप उनसे भी पूछ लीजिएगा। ठीक है। अच्छा नहीं, ये जो स्टेटमेंट इन्होंने लिखी हुई है, इंसिडेंस इज ए मेजर ऑफ रिस्क एंड दैट प्रेवलेंस इज नॉट, बिकॉज इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द ड्यूरेशन ऑफ डिजीज। कहाँ लिखा है? So which does not take into account, prevalence does not take into account the duration of disease, यही है ना, मुझे नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि इंसिडेंस तो कर रहा है ना, इंसिडेंस में तो डिफाइंड टाइम पीरियड है जिसमें हम न्यू नंबर ऑफ केसेस देख रहे हैं। प्रेवलेंस में पुराने केसेस हैं जिनकी ड्यूरेशन हमें पता नहीं है, बस हम बेस लाइन से स्टार्ट होते हैं और बस उस बेस लाइन पे शुरू कर देते हैं। अगर पॉइंट टाइम है तो पॉइंट टाइम में जितने केसेस हैं वो नए हैं पुराने हैं, वो कब डायग्नोज हुए हमें पता नहीं है। अगर पॉइंट प्रेवलेंस भी देखें तो उसमें भी हमें डिजीज की ड्यूरेशन का नहीं पता होता, और अगर पीरियड प्रेवलेंस देखें तो उसमें भी हमें कई जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी डिजीज ड्यूरेशन का नहीं पता होता। तो इसमें फिर प्रेवलेंस में इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन क्यों कर दिया? What does this duration of disease means? ड्यूरेशन ऑफ डिजीज एक्चुअली क्योर और डेथ ही है, इसी तरह के कॉम्बो को ये ड्यूरेशन ऑफ डिजीज कह रहे हैं। ठीक है, बेसिकली मैंने भी यूट्यूब पे ये वीडियो देखी थी, तो ड्यूरेशन ऑफ डिजीज को वो तो क्योर प्रेवलेंस देखें फिर तो अब फिर ये बात है ना, क्योर और डेथ से क्या होता है? प्रेवलेंस कम होती है ना, यहाँ पे तो डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इस फॉर्मूला में देखें तो प्रेवलेंस का इंसिडेंस से और प्रेवलेंस का ड्यूरेशन से डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, इनवर्स तो नहीं है ना, डायरेक्ट रिलेशन है ना। यानी ड्यूरेशन इंक्रीज होगी तो प्रेवलेंस इंक्रीज होगी। मगर अगर क्योर हो रहे तो फिर प्रेवलेंस, क्योर और डेथ, हाँ दोनों से लीकेज है। हाँ, लीकेज तो कम होनी चाहिए ना। अगर ड्यूरेशन को हम डेथ या क्योर कंसिडर कर रहे हैं उससे तो प्रेवलेंस कम होनी चाहिए। हो गया, मगर अगर इंसिडेंट इंक्रीज हो रहा है और ये दोनों तो वो तो समझ आ गया ना, इंसिडेंस इंक्रीज हो गया मतलब न्यू केसेस आ रहे हैं तो प्रेवलेंस तो, बिकॉज प्रेवलेंस इज न्यू प्लस ओल्ड, तो न्यू आ रहे हैं तो दैट मींस इसके बढ़ रहा है। इंसिडेंस तो क्लियर है। व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ डिजीज? ड्यूरेशन का मतलब मेरे ख्याल से ये है कि जितना लंबा टाइम स्पेन होगा उतने ज्यादा चांसेस हैं बीमारी, ज्यादा डिजीज लोगों के आने के। मेरे ख्याल से वो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है, जो मेरा अपना परसेप्शन। तो जितने ज्यादा देर के लिए, आपको याद है एक मैम ने एक टब की एग्जांपल भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि देयर इज अ वाटर टब और उसमें केसेस आ रहे हैं और फिर लीकेजेस, मेरे ख्याल से शायद उस टाइम वो ये एक्सप्लेन करती हैं, बट मुझे भी सही तरह भी याद नहीं है। कि वो मुझे याद है कि प्रेवलेंस का एक टब है, उसमें ऊपर से इंसिडेंस टैब खुला हुआ है और इंसिडेंस आ रहा है, और नीचे एक होल है जिसमें से केसेस बाहर जा रहे हैं, लीकेज हो रही है और वो डेथ और क्योर्स हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि डेथ और क्योर से तो प्रेवलेंस कम होती है। हमने अभी नहीं पढ़ा, हमने जब ये पढ़ा है ऊपर कि कौन सी चीजें हैं जो कि प्रेवलेंस को कम करती हैं, हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि जब फर्टिलिटी रेट ज्यादा हो जाए, डेथ ज्यादा हो जाए तो प्रेवलेंस कम हो जाती है। ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि क्योर रेट ज्यादा हो जाए तो प्रेवलेंस कम हो जाती है। तो अगर इन दोनों चीजों से प्रेवलेंस कम हो जाती है तो ये ड्यूरेशन ऑफ डिजीज फिर डेथ और वो तो नहीं हो सकती, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली तो प्रेवलेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्यूरेशन ऑफ डिजीज। तो क्योर और डेथ के ज्यादा होने से प्रेवलेंस कम हो रही है, ना कि ज्यादा हो रही है। आप मेरी बात समझ रही हैं? अगर फॉर्मूला देखें, लेट सपोज मैं ड्यूरेशन ऑफ डिजीज को हटा के आपके कहने पे यहाँ पे डेथ्स प्लस क्योर लिख देता हूं, तो क्या क्योर और डेथ ज्यादा होने से प्रेवलेंस ज्यादा हो रही है कि कम हो रही है? मुझे ये बताएं। जितने ज्यादा क्योर हो रहे हैं और जितनी ज्यादा डेथ्स हो रही हैं वो तो प्रेवलेंस से बाहर निकल रहे हैं ना।
उतनी ज्यादा प्रेवलेंस नीचे जा रही है। तो इस फॉर्मूला के मुताबिक ये जो ड्यूरेशन ऑफ डिजीज है, दिस इज नॉट क्योर एंड डेथ, दिस इज द टाइम ड्यूरेशन, कि जितना ज्यादा टाइम होगा, पीरियड होगा, उतनी ज्यादा केसेस हमारे पास रिपोर्ट होंगे, उतनी ज्यादा प्रेवलेंस होगी। ये डॉक्टर अली एक मिनट ये देखें, मुझे ये लगता है दिस इज नॉट दोज, डॉक्टर अली ऐसा ही है। एक मिनट ये दिस इज देखें। नॉट दोज। अगर हम इसको मतलब मैथमेटिकली भी देखें तो ये लॉजिक नहीं बनती कि ये वो हो ना, डेथ्स और क्योर्स हो। आपको मेरी बात समझ आई है? हाँ जी डॉक्टर अली ये देखें एक मिनट, एक आपको आवाज आ रही है इस वीडियो की? जी जी। नहीं, वीडियो की आवाज नहीं or आ the रही, cure मगर rate. वीडियो If the death rate or the आवाज। cure rate go up, then the disease duration will be shortened. If death times duration, and duration is determined by the death rate or the cure rate. If the death rate or the cure rate go up, then the disease duration will be shortened. If death rate and cure rate go down, disease duration will be prolonged. At most points in time, prevalence will be lower with shorter duration and higher with longer duration of disease. Now let's This is use what I'm another talking about. fictitious example to clarify. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, Yeah, कि this is डेथ what और I क्योर said. से तो इनवर्स रिलेशन। अच्छा, ड्यूरेशन को डिसाइड बेसिकली दो फैक्टर्स कर रहे हैं, हाँ। डेथ और क्योर, Exactly. ठीक है? जी, तो जब डेथ और एग्जैक्टली क्योर, यही बात है। डेथ और क्योर जो है वो आपकी कम होगी, ठीक है, तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूं कि बढ़ा हुआ ड्यूरेशन प्रेवलेंस को इंक्रीज कराएगा। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मुझे तो हो गया, मैं तो मैम से भी पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे हो गया है कि जितनी अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा से इसको ब्रेक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली वो बताना ये चाह रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ डिजीज जो है ना, वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही होती है, डेथ पे और क्योर पे, ठीक है? या तो बंदा डाई हो जाए जल्दी, या बंदा जल्दी क्योर हो जाए, तो ड्यूरेशन ऑफ डिजीज छोटा हो जाएगा। ऐसे ही है। और अगर बंदे की डिजीज क्रॉनिक हो, ठीक है, क्रॉनिक हो, या बंदा डाई ना करे, डेथ रेट ज्यादा ना हो, डिजीज का फैटेलिटी रेट ज्यादा ना हो, तो डिजीज का ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा। मतलब उसने हमें दोनों केसेस बता दिए ना, कि अगर हाँ जी। क्योर और डेथ है, अगर इंक्रीज हो रही है, या क्योर और डेथ अगर डिक्रीज हो रही है, तो मतलब दोनों उसने हमें बता दिए। ये प्रोलॉन्ग But- हो जाएगा और एक में प्रोलॉन्ग नहीं होगा। एग्जैक्टली तो ड्यूरेशन जब इंक्रीज होगा तो प्रेवलेंस इंक्रीज होगी, और ड्यूरेशन इंक्रीज कब होगा? जब डेथ और क्योर डिक्रीज होंगी। क्यों? समझ आ गई मेरी बात? जी जी। जी एग्जैक्टली, आ गई है। और ड्यूरेशन डिक्रीज होगा तो प्रेवलेंस डिक्रीज होगी, और ड्यूरेशन डिक्रीज तब होगा जब डेथ ज्यादा हो जाएगी या क्योर ज्यादा हो जाएगी। यानी डेथ और क्योर से प्रेवलेंस का इनवर्स रिलेशन है। ऐसे याद कर लें कि डेथ और क्योर से इनवर्स रिलेशन है, इंसिडेंस और ड्यूरेशन से डायरेक्ट रिलेशन। हम रिलेशन पढ़ते हैं ना कि डायरेक्ट में एक चीज ज्यादा हो रही है तो दूसरी ज्यादा हो जाती है, और इनवर्स में एक चीज ज्यादा हो रही है तो दूसरी कम हो जाती है। तो डेथ और क्योर अगर ज्यादा हो जाएंगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग या मर जाएंगे या सेहतयाब हो जाएंगे, तो उतना ही डिजीज का बर्डन या डिजीज की प्रेवलेंस कम हो जाएगी। तो डेथ और क्योर के ज्यादा होने से प्रेवलेंस कम हुई है, दैट मींस दे हैव इनवर्स रिलेशन। और इनवर्स No. एक मिनट जाने, एक just a second. What is 4, 6, 4.
मुझे मम्मी की जाने छोटी सी। ठीक है जी, आगे चले अगर लोग आ गए हैं सारे। अच्छा डॉक्टर अली, जी अच्छा ये मुझे मैंने ऐसा मिस कर दिया बीच में, ये प्रेवलेंस जो है आप कह रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विद द ड्यूरेशन ऑफ डिजीज। ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद द ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, इनवर्स प्रोपोर्शनल है विद No. डेथ एंड क्योर। नो नो सानू नो। ठीक है, ठीक है, ठीक। क्योंकि जितनी डेथ एंड क्योर ज्यादा होगी उतना वो प्रेवलेंस से लोगों को बाहर निकाल देंगी। और ये जो हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा है प्रेवलेंस का इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, ये सिर्फ प्रेवलेंस है या पॉइंट ऑफ पीरियड है कुछ? ये सिर्फ प्रेवलेंस है, क्योंकि हमने बाकी रेट्स को वो इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन को स्टैंडर्डाइज कर दिया ना, उनको फिक्स कर दिया। मामा को तंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक। आगे चलें जी, आगे चलें। ये जो डिफरेंस का टेबल है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंस में आपको पता है न्यूमरेटर में क्या होता है, न्यू केसेस, और जबकि प्रेवलेंस में आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस होते हैं, न्यू प्लस ओल्ड। डिनोमिनेटर में पॉपुलेशन एट रिस्क, इंसिडेंस में भी प्रेवलेंस में भी पॉपुलेशन एट रिस्क। फोकस जो है कि जो है वो हमारा दो चीजों पे फोकस होता है इंसिडेंस में, एक तो न्यू केसेस पे, ठीक है, और दूसरा ये कि डिजीज का ऑनसेट कब है, ड्यूरेशन पे। प्रेवलेंस पे हमारा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिजीज पे हमें उसके ड्यूरेशन से कोई उसका राब्ता नहीं है, ठीक है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो टाइम पीरियड होता है वो आर्बिट्रेरी होता है, मतलब उसकी कोई स्पेशल कंसिडरेशन नहीं है। और यूजेस क्या है इंसिडेंट्स के, ये रिस्क का मेजर है, ठीक है, द मेन मेजर ऑफ acute diseases or condition but also used for chronic diseases, more useful for studies of causation, ठीक है। जबकि प्रेवलेंस जो है वो estimates the probability of population being ill at the time of at the period of time being studied, यानी उस स्पेसिफिक टाइम में कितने लोग बीमार हैं और कितना डिजीज का बर्डन है, ये वो मेजर करता है। वो मेजर करता है कि बीमारी किस तेजी से फैलती है इस ड्यूरेशन में, ठीक है, और कितना रिस्क है इस बीमारी का इस पॉपुलेशन में होने का हर इंडिविजुअल में जो कि इस बीमारी पे रिस्क पे है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों। यूजफुल इन द स्टडी ऑफ द बर्डन ऑफ क्रॉनिक डिजीज एंड इम्प्लीकेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये आपको तीनों हेडिंग्स और इनकी ये आना चाहिए लाजमी डिफरेंस। अब आगे आ जाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जो बार बार मैं आपको आउटकम के बारे में बता रहा था कि हेल्दी इंडिविजुअल है, फिर डिजीज का ऑनसेट हुआ है और सिम्टम्स आए हैं, उसने केयर सीख की है। ये स्लाइड नंबर 49 डॉक्टर रूच, वो शेयरिंग आपने डॉक्टर अली वो स्लाइड नहीं करा। स्लाइड शेयर कर लें प्लीज। 49 से आगे हमने वो तीनों चारों डायग्राम्स देखी हैं। अभी भी नहीं हो रही डॉक्टर अली, आप वो मुझे अच्छा, वो शायद रेस्ट्रिक्ट किया होगा मैंने, जी, जी। मैं उसको करता हूँ, सॉरी, अब कर दिया मैंने। स्लाइड नंबर 49। जी, अब इसमें देखें कि आपकी जो नेचुरल हिस्ट्री होती है डिजीज की वो बताई हुई है।
कि एक हेल्थी इंडिविजुअल है, उसमें फिर डिजीज ऑनसेट हुआ है, फिर सिम्टम्स आए हैं, फिर उसने मेडिकल केयर सीख की है और फिर डायग्नोसिस हुआ है, फिर ट्रीटमेंट हुआ है, और ट्रीटमेंट से जो आउटकम हो सकता है इट कैन बी एनी, वो क्योर हो सकता है, वो कंट्रोल हो सकता है, यानी क्रॉनिक डिजीज में जा सकता है, उससे डिसेबिलिटी हो सकती है या डेथ हो सकती है। ठीक है, ये हम एक्चुअली वो बात कर रहे थे कि और वो लॉस टू फॉलो अप हो सकता है, ये भी हो सकता है। और ये हमें सोर्स कहाँ से मिलेगा? हमें इंटरव्यूज करके पता लग सकता है, पेशेंट इंटरव्यूज से, फिजिशियन रिकॉर्ड से, हॉस्पिटल रिकॉर्ड से। ये HMIS का जो एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जो लोग जाएंगे आगे से इलेक्टिव्स पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे HMIS, एक सिस्टम होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उससे हमें बहुत ज्यादा डाटा मिलता है। अब अगली आ जाए स्लाइड पे, ये उन्होंने प्रेवलेंस का बताया हुआ है कि एक जार है, उसमें ये जो बीड्स हैं ये प्रेवलेंस के हैं। उससे अगली स्लाइड में उन्होंने बताया हुआ है, डॉक्टर रूच आगे करती जाए, ये प्रेवलेंस की जार है। नहीं आगे ये जार वाली आ जाए ना, 50 आ जाए, फिर 51 पे आ जाए, 50 पे आ जाए पहले जी। ये प्रेवलेंस की जार है, इसमें जो बीड्स है वो टोटल प्रेवलेंस है। इससे अगली स्लाइड पे आ जाए, ये अब इसमें इंसिडेंट्स है जिसकी वजह से नए केसेस इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, तो बेस लाइन प्रेवलेंस से केसेस ऊपर जा रहे हैं। इससे अगली स्लाइड पे चले जाएं तो बेस लाइन प्रेवलेंस से डेथ और क्योर्स की वजह से जो है वो प्रेवलेंस डिक्रीज हो रही है। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि डेथ और क्योर का इनवर्स रिलेशन है प्रेवलेंस से। डेथ और क्योर ज्यादा होगी तो प्रेवलेंस का लेवल नीचे आता जाएगा, प्रेवलेंस कम होती जाएगी। और ये हमारे पास बेसिकली उसका रिलेशन है प्रेवलेंस और इंसिडेंस का, कि प्रेवलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? डेथ और क्योर पे। ये स्लाइड नंबर 53 पे आ गया मैं। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं ये एग्जाम्पल पे। अब इस एग्जाम्पल में एक गलती है मेरे नजदीक, और वो गलती मैम ने करेक्ट करवाई थी, और वो मुझे याद नहीं है मैम ने करेक्शन क्या करवाई थी, और मैं ये चाहता हूँ कि 5 की जगह आप 2 लिख लें। सॉरी 7 नहीं था, कितना था? टोटल टाइम अंडर ऑब्जर्वेशन है ना, फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ। नहीं, अब हमने कल क्या पढ़ा था? हमने एक डायग्राम पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें हमने ये देखा था कि जब हम वर्टिकली ऊपर जाते हैं तो हम पर्सन ईयर पर्सन टाइम देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखा था ना हमने, जब हमने जो है वो पर्सन ईयर्स कैलकुलेट किए थे तो हमने वर्टिकली ऊपर गए थे, ऐसे किया था हमने। हेलो जी, हमने 1 से स्टार्ट किया था ना, कि फर्स्ट एग्जैक्टली। अब ये देखें कि हमारे पास जो ईयर 1 में, अगर हम इसका फर्स्ट ईयर का वो देखें कि हमारे पास पर्सन ईयर क्या आता है, वो हमारे पास 7 है। सेकंड ईयर का हमारे पास पर्सन ईयर क्या आता है? 7। थर्ड ईयर का हमारे पास क्या आता है? 7। नहीं, एक्चुअली 2 है। थर्ड ईयर का 2 है, उसके बाद तो वी लॉस्ट हिम, यू गॉट डिजीज्ड। लॉस्ट टू फॉलो अप है ना, लॉस्ट टू फॉलो अप उसके बाद हुआ है, 4th ईयर में जाके हुआ है। 3rd ईयर तक तो हमारे पास आता रहा है। हमारे डिजीज होने या ना होने पे पर्सन ईयर डिपेंड नहीं कर रहा होता। नहीं, अकॉर्डिंग टू मैम तो ये सेकंड ही होगा, बिकॉज वंस द पर्सन इज डिजीज तो फिर उसका पीरियड नहीं काम। सही, ठीक है। दिस वाज द कंफ्यूजन कि ये हम इसको डिजीज्ड बंदे को पर्सन ईयर में इंक्लूड क्यों नहीं करते, क्योंकि वो हमारे न्यूमरेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर में एट रिस्क में नहीं रहता, शायद इसलिए, क्योंकि डिजीज्ड हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया, यही रीजन होगी कि जब हम
पर्सन ईयर में देख रहे होते हैं, जैसे ये एग्जांपल आ गई तो मेरी भी करेक्शन होगी, मैं आप लोगों को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्रोबेबली आप लोगों को शायद क्लियर ही होगा कि जब बंदा डिजीज्ड हो जाता है तो वो रिस्क पॉपुलेशन से जंप करके हमारे न्यूमरेटर में आ जाता है, क्योंकि दिस इज आवर इंसिडेंस रेट जिसके लिए हमने पर्सन ईयर या पर्सन टाइम हमने कैलकुलेट करना होता है। तो दैट मीन्स कि वो हमारे पर्सन टाइम से जंप करके हमारे न्यू केसेस में आ गया, हमारे ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम उसको फिर इंक्लूड करना खत्म कर देते हैं हमारे डिनोमिनेटर से। तो सेकंड ईयर में हमारे पास 7 थे, थर्ड ईयर में फिर हमारे पास जो है वो कितने हो गए, फिर तो हमारे पास थर्ड ईयर में देखें 1 2 3 4 होने चाहिए। नहीं, थर्ड ईयर में 2 हो गए ना, 2 साल हमारे कैसे? साथ रहा, वो 2 साल हमारे साथ रहा और उसके बाद वो डिजीज्ड हो गया 2 साल बाद। अच्छा, राइट, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जो फोर्थ वाला है वो भी 7 तक रहा, जो फिफ्थ वाला है वो 3rd तक रहा, और जो 6th और 7th वाले हैं वो 2 साल रहे। जी, और वो 5 गलत लिखा हुआ है, वो 2 होना चाहिए। 7 ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इंसिडेंस और क्यूमुलेटिव इंसिडेंस, इसका कैलकुलेट करना बहुत आसान है। ठीक है, हमें पता है कि इंसिडेंस रेट के लिए हम पर्सन टाइम और टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस दैट इज p डिवाइडेड बाय पर्सन टाइम, और क्यूमुलेटिव के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस डिवाइडेड बाय, क्यूमुलेटिव के लिए क्या होता है, पॉपुलेशन एट रेस्ट, जो कि इंटायर पॉपुलेशन 7। आगे आ जाएं। प्रेवलेंस और केस फैटालिटी बताई हुई है इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, अभी केस फैटालिटी आगे आ जाएगी। अब मुझे बताएं, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? मुझे तो ये 2 कंफ्यूजन थी, मेरी तो दूर हो गई हैं, शुक्र है, ये इंसिडेंस प्रेवलेंस का रिलेशन वाली और ये वाली। हेलो, नहीं डॉक्टर अली, जी। clear हो गया। नहीं ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब यहाँ तक, इस एग्जाम्पल तक? नहीं, ठीक हो गया। ये जिन बंदों को डिजीज हो गई है, अभी हमने कहा कि उन्हें हमने न्यूमरेटर में लिख दिया लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं लिखना, ये कम्युलेटिव इंसिडेंस है? नहीं, ये चीज ना मेरी गलत थी और मैं ये गलत इंटरप्रेट कर रहा था, यही मेरी गलती थी। ठीक है, तो ये क्या चीज किसने है? बात किया? हाँ, ये बेसिकली ईयर टू फॉलो अप है, और डिजीज होने के बाद ना हमने उनको अपने डिनोमिनेटर में इंक्लूड नहीं करना, हमने टोटल पर्सन टाइम में इंक्लूड नहीं करना, उनको हमने न्यूमरेटर में इंक्लूड करना। इसलिए हम उसको डिनोमिनेटर में पर्सन टाइम में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। जिस टाइम ड्यूरेशन तक वो डिजीज फ्री रहा है तब तक तो हम उसको पर्सन टाइम में इंक्लूड करते हैं, उसके बाद हम उसको पर्सन टाइम में इंक्लूड नहीं करते उतने ईयर्स तक। आप ना इसमें इंडिविजुअल नंबर 3 देखें डायग्राम में, ये किसने क्वेश्चन पूछा था मुझसे? खावर। अच्छा, अब आप ये देखें कि इंडिविजुअल नंबर 3 जो है खावर भाई, इसमें 2 साल तक वो डिजीज फ्री रहा, तो इट वाज इंक्लूडेड इन और पर्सन टाइम, इसलिए हम उसके 2 इयर्स पर्सन टाइम में इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद हम इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि इट बिकेम डिजीज्ड, और ये हमारा केस बन गया, ये हमारा न्यू केस बन गया और ये हमारे न्यूमरेटर में चला गया। ठीक है, सही। इसी तरह 6th और 7th भी 2 सालों तक, पहले 2 सालों तक हम उसके 2-2 साल पर्सन टाइम इंक्लूड करें क्योंकि दे वर नॉर्मल, बट वंस दे गेट डिजीज तो ये हमारे पर्सन टाइम से निकल के हमारे उसमें न्यूमरेटर में चले गए, एंड दे बिकम केस। ठीक है जी, ठीक हो गया। आगे चलते हैं अटैक रेट पे। अब
अटैक रेट में मैम ने जो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं कि प्राइमरी केस और सेकेंडरी केस, अगर किसी को याद हो तो बेसिकली हर वो बंदा जो कि प्राइमरी सोर्स से एक्सपोज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह खराब खाना बना और पहली दफा जिन लोगों ने वो खाना खाया और उन्हें कोई इन्फेक्शन हुआ फूड बॉर्न, तो दे वर द प्राइमरी केसेस, ठीक है। और सेकेंडरी केसेस कौन से हैं कि जिन लोगों को प्राइमरी केस की वजह से इन्फेक्शन हुआ, क्योंकि वो प्राइमरी केस को एक्सपोज हुए, वो डायरेक्टली सोर्स को एक्सपोज नहीं हुए, उनको सेकेंडरी केसेस कहते हैं। ये डिफरेंस है दोनों। तो अटैक रेट की डेफिनेशन पे आते हैं। अटैक रेट बेसिकली द नंबर ऑफ पीपल developing a particular disease who were exposed to a source divided by total number of people exposed to that particular source। यानी इसको आसान लफ्जों में समझाता हूं कि एक सोर्स था, उसको 100 बंदे एक्सपोज हुए, उनमें से 50 लोगों को डिजीज हो गई। तो 50 लोगों को डिजीज हुई डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि एक्सपोज हुए थे, यानी टोटल नंबर क्या था, 100 था, लेकिन 100 में से सिर्फ 50 को डिजीज डेवलप हुई, 50 को डिजीज डेवलप नहीं हुई। दिस इज आवर अटैक रेट। ठीक है जी। तो जी ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ पीपल डेवलपिंग डिजीज हु आर एट रिस्क, और हु आर एट रिस्क का मतलब हु आर एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर एक्सपोज्ड टू अ पर्टिकुलर सोर्स। अच्छा जी, अब इसमें टाइम क्यों मेंशन नहीं किया जाता, इसकी दो रीजंस दो डिफरेंट जगहों पे बुक में दी हुई है, ठीक है। एक जगह पे ये बताया हुआ है कि क्योंकि आउटब्रेक बड़ा एक्यूट होता है, और ये बेसिकली आउटब्रेक की को मेजर करता है ना, एक जो है वो आउटब्रेक की मेजरमेंट का टूल है। तो क्योंकि आउटब्रेक बड़ा एक्यूट होता है, इसलिए हम इसमें टाइम मेंशन नहीं करते, और एक्सपोजर कॉमन होता है, सिंगल एक्सपोजर होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसमें मेंशन नहीं करते। और एक जगह पे ये लिखा हुआ है कि ऑल्दो इट इज नॉट अ ट्रू रेट, लेकिन हम इसको कन्वेंशनली रेट ही लिखते हैं, क्योंकि रेट आएगा जहां पे भी उसमें हमें टाइम ड्यूरेशन या टाइम लिमिटेशन बतानी पड़ेगी। ये दो बुक्स पे अगर आप पढ़ें, दो चैप्टर्स में दो अलग जगहों पे ये एक्सप्लेनेशन मुझे बुक में मिली है। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो बेशक आप पढ़ लें। अच्छा, सेकेंडरी अटैक रेट पे आते हैं। सेकेंडरी अटैक रेट मैंने जैसे सेकेंडरी केसेस होते हैं, इसी तरह सेकेंडरी अटैक रेट वो होता है कि जब आप ससेप्टेबल इंडिविजुअल जो हैं वो प्राइमरी केसेस को एक्सपोज हो जाएं और प्राइमरी केसेस से इन्फेक्शन को कैच करें, ना कि वो डायरेक्टली सोर्स से इन्फेक्शन को कैच करें। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अटैक रेट। और ये बेसिकली उन बीमारियों के लिए होता है जिनकी डायरेक्ट ट्रांसमिशन होती है, पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। और ये उसमें बहुत इफेक्टिव टूल होता है आपका। आप स्क्रीनिंग करते हैं इमीडिएट फैमिली की, ठीक है, स्पेशली इन्फेक्शियस डिजीजेस में, और आप ये देखते हैं कि कितना स्प्रेड हो गया कम्युनिटी में एक डिजीज का, कि प्राइमरी सोर्स से प्राइमरी केसेस निकले और प्राइमरी केसेस से एक्सपोजर की वजह से सेकेंडरी केसेस निकले, ठीक है। और वो लेट्स सपोज कि एक बंदा घर से बाहर निकला, वो कोविड लेके आया किसी सोर्स से, ही बिकेम द प्राइमरी, वो अपने घर आया और उसने सबको दिया, दे बिकेम द सेकेंडरी केसेस, ठीक है। तो हम सारों, अब हमें ये पता है कि यार ये बंदा प्राइमरी है, इसलिए वो एक बंदा अगर घर में डायग्नोज हो जाए तो दे स्क्रीन ऑल द हाउस होल्ड इंडिविजुअल्स, ताकि उन्हें पता लगे कि सेकेंडरी अटैक रेट कोविड का कितना है इस घर के अंदर या इस गली के अंदर या इस मोहल्ले के अंदर, ठीक है। तो दैट इज सेकेंडरी अटैक रेट। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस में इसका फायदा क्या होता है कि आप स्क्रीनिंग करते हैं फैमिली मेंबर्स की और आपको ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज का पता लगता है। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस में आप बेसिकली जब स्क्रीनिंग करते हैं तो आपके जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर का रोल पता लगता है इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है जी।
दैट्स ऑल फॉर अटैक रेट। अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ ले। अगर आगे आ जाएं तो अटैक रेट का जो फॉर्मूला है, इसमें अगर फूड स्पेसिफिक अटैक रेट है तो वही उसमें ऑलमोस्ट वही है, लेकिन सिर्फ वो नंबर ऑफ पीपल गेटिंग इल ड्यू टू ईटिंग अ पर्टिकुलर फूड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल हु एट दैट फूड, तो ये फूड स्पेसिफिक अटैक रेट हो जाएगा। ठीक है, तो पानी है तो टोटल नंबर ऑफ पीपल ड्रिंकिंग अ पर्टिकुलर वाटर फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स गेटिंग द डिजीज प्लस total number of people who drink water from that particular source, ये हो जाएगा। इसी तरह मतलब ये स्पेसिफिक अटैक रेट्स हो जाएंगे, आइदर फूड स्पेसिफिक, वाटर स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक अटैक रेट्स हो जाएंगे। तो आगे आ जाए जी, ये हमारा दैट्स ऑल फॉर मॉर्बिडिटी। आगे हमारा मॉर्टेलिटी आ जाएगा। आई होप के मॉर्बिडिटी काफी हद तक क्लियर हो जाएगा सारों को। मेरी तो एटलीस्ट जो 2-3 कंफ्यूजन थी वो आप लोगों की वजह से, थैंक यू कि मेरी वो कंफ्यूजन दूर हो गई। एक तो कोई बोलता नहीं है और मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। टोटली हमारे भी काफी कंफ्यूजन्स दूर हो गई हैं, सो थैंक यू टू यू एज वेल। अच्छा चले आगे आते हैं मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी पे। मोर्टेलिटी आपको पता है कि डेथ, मोर्टेलिटी इज बेसिकली इज द फिनोमेना ऑफ डेथ ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिजीज। और मोर्टेलिटी के मेजर्स बेसिकली 3 मैम ने करवाए थे। इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। नंबर 1 कैटेगरी वाज क्रूड रेट्स, नंबर 2 कैटेगरी वाज स्पेसिफिक रेट्स, और थर्ड थी स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स, जिसमें हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आती थी। क्रूड जो है एक बहुत ही रफ, जैसे नाम बता रहा है, आपका रफ किस्म का एक इंडिकेटर है या मेजर है मोर्टेलिटी का, जिसमें हमारा जो डिनोमिनेटर होता है दैट इज मिड ईयर पॉपुलेशन। ठीक है, और जो हम न्यूमरेटर में टोटल नंबर ऑफ डेथ्स लेते हैं ड्यू टू ऑल द कॉजेस, ड्यू टू एनी कॉज इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर एनुअल है तो 1 ईयर के हिसाब से ले लेंगे। ठीक है, जो मैम ने भी एग्जांपल दी हुई है कि टोटल नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम ऑल कॉजेज इन 1 ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन इन ए पॉपुलेशन, मतलब मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू मल्टीप्लायर, वो जितना भी है। तो दिस इज क्रूड। ये इसको क्रूड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये जो डेथ्स हुई हैं इसके पीछे इंडिविजुअल रीजंस क्या थी। ये ऑल द डेथ्स और प्लस इसमें एज स्टेटस क्या थे। ठीक है, इसमें जो है वो फैटेलिटीज क्या थी, केस फैटेलिटीज क्या थी, एज कॉज स्पेसिफिक क्या थी, मतलब एज कॉज स्पेसिफिक ग्रुप भी बनता है। तो इस वजह से हमने जो क्रूड थे उसकी बजाय हमने एक और मेजर बनाया जिसको हमने स्पेसिफिक का नाम दिया, और इस स्पेसिफिक में हमने फर्दर 5 कैटेगरीज डाली: एज स्पेसिफिक, कॉज स्पेसिफिक, एज कॉज स्पेसिफिक, फैटेलिटी और प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी। केस फैटेलिटी और प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी। अच्छा जी, अब एज स्पेसिफिक में आपको पता है कि हम एज स्पेसिफिक एज स्ट्रेटा में अगर कॉज ऑफ डेथ देखना चाहते हैं, अब मैंने आपको कहा था कि इसके जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं वो आपने लाजमी, स्पेसिफिकली मोर्टेलिटी में तो मजीद हमें ज्यादा ध्यान रखना है डिनोमिनेटर्स का, कि कहाँ कहाँ पे मिड ईयर पॉपुलेशन आनी है और कहाँ कहाँ पे स्पेसिफिक पॉपुलेशन आनी है। तो अगर हम एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट देख रहे हैं तो ऑब्वियसली हम न्यूमरेटर में नंबर ऑफ डेथ्स इन दैट पर्टिकुलर एज स्ट्रेटा देखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट एज स्ट्रेटा इन दैट पॉपुलेशन देखेंगे। यानी अगर हम लेट्स सपोज 5 से 10 साल के बच्चों का डेथ रेट देख रहे हैं एक साल में, ठीक है, तो हमें मिड ईयर पॉपुलेशन लेनी पड़ेगी 5 से 10 साल के बच्चों की इन दैट पॉपुलेशन, ना कि हम ओवरऑल पॉपुलेशन दें। तो एज स्पेसिफिक में आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एज स्पेसिफिकेशन है मिड ईयर पॉपुलेशन, लेकिन एज स्पेसिफिक स्टेटस दोनों जगह आ गए हैं।
आगे चलते हैं, कॉज स्पेसिफिक है, तो कॉज स्पेसिफिक में आपकी जो है इसमें सिर्फ न्यूमरेटर में नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू अ पर्टिकुलर कॉज, अगर पर एनम, यूजुअली ये पर एनम में लेते हैं, तो इन पर एनम डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर, ठीक है। तो कॉज स्पेसिफिक डेथ में आप मिड ईयर पॉपुलेशन लेते हैं। अब इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि आया हम कॉज स्पेसिफिक में जो है वो लेट सपोज सीएस सर्विक्स है, अगर हमने वो देखना है तो वो हम उसका मैयर, हम उसकी मोर्टालिटी देखनी है तो उसका क्या मैयर होगा? क्या क्वेश्चन है आपने, प्लीज रिपीट। मैंने ये किया है कि अगर सीएस सर्विक्स की मोर्टालिटी देखनी है तो उसका क्या मैयर होगा? मतलब उसमें तो सिर्फ फीमेल ही आएंगी ना? Females भी कौन age सा मोर्टालिटी specific मैयर? आएंगी। एज ग्रुप भी वही आएगा ना? एज, कॉज और जेंडर स्पेसिफिक मोर्टालिटी हो जाएगी। जो मोर्टेलिटी, एंड जेंडर। हाँ, एज, कॉज और जेंडर स्पेसिफिक मोर्टालिटी हो जाएगी। तो ये चीजें आपने याद रखनी है कि जब हमने डिनोमिनेटर डिसाइड करना है तो है सारों में मिड ईयर पॉपुलेशन, लेकिन अगर हमारा कोई स्पेसिफिक आ गया है, लेट सपोज सीएस सर्विक्स आ गया है, तो हमारे पास नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू सीएस सर्विक्स इन 1 ईयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय वो एज स्ट्रेटा की फीमेल मिड ईयर पॉपुलेशन इन दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। ये चीज अब आपने ऐसे इसको याद रखना है कि ये चीज मिक्स नहीं करनी। डॉक्टर अली, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में फीमेल्स मेंशन होंगे ना? ऑब्वियसली नंबर ऑफ आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर अली डिस्कनेक्ट हो गए। ओके एवरीवन, आई थिंक यहाँ पे एंड करें। केस फर्टिलिटी रह गया बस। सॉरी, मेरा वो इंटरनेट जो है वो एकदम बंद हो गया था। क्या था डॉक्टर अली, और कितना रहता है आगे? ये बस थोड़ा सा ही है, बिल्कुल हमने ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइजेशन पे पहुंचने वाले हैं, और वो मैंने नहीं पढ़ाना, वो मैंने आपसे कहा था कि वो आप खुद ही पढ़ लें। हार्डली हमारे को 5 से 10 मिनट मैक्सिमम और लगेंगे। चलिए ठीक है। आगे आ जाए, केस फर्टिलिटी, दिस इज द मोस्ट नोटोरियस रेट, ठीक है। इसमें आपने डिनोमिनेटर, क्योंकि ये सबसे मुख्तलिफ है, ठीक है, और ये सबसे मोस्ट नोटोरियस है, तो इसको आपने याद रखना है कि इसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है दिस इज इंटायरली डिफरेंट आता, ऑल्दो ये स्पेसिफिक है, लेकिन दिस इज इंटायरली डिफरेंट। अब इसमें इसका फॉर्मूला देखें कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइंग ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द डिजीज ऑनसेट और डायग्नोसिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद द स्पेसिफिक डिजीज। यानी एक बीमारी की वजह से जितने लोग बीमार हैं वो डिनोमिनेटर में आएंगे, और उसी बीमारी की वजह से जितने लोग मर रहे हैं वो न्यूमरेटर में आएंगे। तो डिनोमिनेटर इज द टोटल नंबर ऑफ डिजीज्ड पॉपुलेशन, denominator or numerator is the total number of that particular disease. This is case fatality.
आपको क्लियर हुआ? मैं ये कह रहा हूं कि इसके न्यूमरेटर में टोटल नंबर ऑफ पीपल डाइंग ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिजीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजीज्ड पीपल इन दैट पॉपुलेशन विद दैट पर्टिकुलर डिजीज। यानी एक खास बीमारी, सपोज सीए लंग के कितने केसेस हैं लाहौर में, ठीक है, एक साल में कितने केसेस थे, डिवाइड ये होगा हमारा डिनोमिनेटर, और हमारा न्यूमरेटर क्या होगा कि कितने लोग सीए लंग से मर गए। दिस इज केस फैटेलिटी रेट। ठीक है, समझ आ गई है। अगर आप इसका फॉर्मूला देखें कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइंग ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर डिजीज ऑनसेट और डायग्नोसिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद द स्पेसिफाइड डिजीज, तो मैंने मेंशन कर दिया कि एक साल में सीए लंग के कितने लोग मरे और उसी साल में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीए लंग कितने थे, कितने केसेस हैं, यानी टोटल केसेस में से कितने साल के एंड में मर गए। दिस इज द परसेंट जो कि केस फैटेलिटी रेट, ठीक है। और नीचे उसने बताया भी हुआ है व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल डायग्नोज्ड एज हैविंग अ सर्टेन डिजीज डाई विद इन अ सर्टेन टाइम आफ्टर डायग्नोसिस। सो डायग्नोज्ड केसेस नीचे है टोटल, और ऊपर जो है वो पीपल हु डाइड ड्यू टू दैट डायग्नोसिस। What is the difference between case fatality and mortality? ठीक है, in the mortality the denominator represent the entire population at risk of dying from the disease, यानी हम मेडिकल पॉपुलेशन लेते हैं ना mortality rates। fatality rate में हम क्या करते हैं कि हम उस डिजीज के लोग, ऐसे लोग लेते हैं जिनको ऑलरेडी वो पर्टिकुलर डिजीज हो चुकी होती है, हम इंटायर पॉपुलेशन नहीं लेते, ठीक है। In case fatality rate, the denominator is limited to those who already have the disease. तो हम डिजीज लोग लेते हैं ऐसे, जबकि मोर्टालिटी में, बाकी मोर्टालिटी में जनरल पॉपुलेशन, मिड ईयर पॉपुलेशन लेते हैं, ठीक है। और केस फैटेलिटी क्या है, ये किसी भी बीमारी की सेवेरिटी को बताता है कि कोई बीमारी कितनी सिवियर है, ठीक है। और दूसरा, फैटेलिटी से हम जो भी नई थेरेपीज इंट्रोड्यूस कराएंगे, अगर तो फैटेलिटी डिक्रीज होगी तो दैट मीन्स कि हमारी थेरेपी कामयाब है, और अगर फैटेलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब है कि हमारी थेरेपी कामयाब नहीं है, स्पेशली ऑन्कोलॉजी में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं जी। कंपैरिजन ऑफ मोर्टेलिटी एंड फैटेलिटी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है। अगर आपके पास 100,000 लोगों की पॉपुलेशन है जिसमें से 20 लोग सिक हैं विद डिजीज एक्स, एंड इन 1 ईयर 18 और 20 डाई फ्रॉम द डिजीज एक्स, तो इसकी मोर्टेलिटी क्या होगी? 18 पीपल डाइंग आउट ऑफ 100,000। दिस इज द मोर्टेलिटी रेट, क्रूड मोर्टेलिटी, ठीक है, या केस स्पेसिफिक मोर्टेलिटी, ठीक है। और डिवाइडेड बाय मल्टीप्लायर, ठीक है। और जो केस फैटेलिटी है इसमें 18 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि 18 आउट ऑफ 20 पीपल डाइड, यानी 90% लोग मर गए। 20 टोटल केसेस, 100,000 में से 20 टोटल केस थे और उस 20 में से 18 लोग मर गए विद इन अ ईयर, ठीक है। ये समझ आ गया आपको डिफरेंस? जी जी। तो डिनोमिनेटर का देख लें कि ये नोटोरियस है थोड़ा, इसका डिनोमिनेटर जरूर याद रखना। आगे आते हैं प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी। प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी बेसिकली ये क्या है कि ये दो डेथ्स का कंपैरिजन है, ये याद रखना है। ये इस लिहाज से डिफरेंस है कि इसके न्यूमरेटर में डेथ ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिजीज आता है in a defined period of time divided by total number of deaths in a defined period of time. इसको proportionate mortality कहते हैं, ठीक है। अब हमने जो proportion था उसमें क्या पढ़ा था? proportion की definition क्या पढ़ी थी?
apart रेशियो from the whole. प्रोपोर्शन। हमने ये पढ़ा था कि न्यूमरेटर जो है दैट इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। तो अगर कार्डियो, इसमें जो एग्जांपल दिया कि अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से नंबर ऑफ डेथ्स हो रही हैं तो वो टोटल डेथ्स में इंक्लूडेड होंगी डिनोमिनेटर में। दिस इज प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी। ठीक है, तो ये दो डेथ्स का कंपैरिजन है, मोर्टेलिटी डेथ और केस का टोटल नंबर ऑफ फैटेलिटी, सॉरी फैटेलिटी जो है वो हमारा डेथ्स और टोटल नंबर ऑफ केसेस का कंपैरिजन है, और प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी हमारा डेथ वर्सेस डेथ का कंपैरिजन है, यानी डेथ ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिजीज कंपैरिजन विद द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स। अच्छा जी, आगे आते हैं जी। कंपैरिजन ऑफ मोर्टेलिटी रेट एंड प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी। ये मैम ने बड़ी अच्छी एक एग्जांपल दी थी कि मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम ऑल द कॉजेस 30 आउट ऑफ 1000, और मैम ने कहा था कौन सी कम्युनिटी रहने के लिए बेहतर है, कम्युनिटी ए कि कम्युनिटी बी। ऐसे ही है, मैम ने यही शायद सवाल किया था हमसे। जी। तो मोर्टेलिटी रेट मतलब कि 30 पीपल आर डाइंग आउट ऑफ 1000 और 15 आर डाइंग आउट ऑफ 1000, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये एग्जांपल थी। और प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी फ्रॉम पर्टिकुलर डिजीज यानी हार्ट डिजीज की वजह से 10% है और कम्युनिटी बी में 20% है। और मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम हार्ट डिजीज 3 आउट ऑफ 1000 और 3 आउट ऑफ 1000 है। और मैम ने कहा था कि इसकी बेसिस पे मुझे बताएं कि विच कम्युनिटी इज बेटर टू लिव इन। और इसका क्या आंसर होगा? हेलो, Community A is better than B. ये कोई एक्सप्लेन कर दे प्लीज, ये किसी को याद है तो। हेलो, नहीं याद लगता किसी को भी। मैम मैम ने ने ये बताया था कि जी जी बताएं प्लीज। मैम ने इसमें बेसिकली ये बताया था कि अगर हम क्रूड डाटा के बेसिस पे देखते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल हमें ये देखने को मिलेगा कि जैसे कम्युनिटी ए में जो है ना, डेथ्स जो मोर्टेलिटी रेट है वो ज्यादा एज कम्पेयर टू बी, अगर हम मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम ऑल केसेस देखें, ठीक है। और अगर हम प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी भी निकालते हैं तो उसमें अगर हम देखें तो कम्युनिटी बी में 20% है और इसमें है 10%। और मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम द हार्ट डिजीज के केसेस में देखिए, इसमें बेसिकली मैम ने ये बताया था कि जहाँ तक मुझे याद है, अब मुझे सही पता नहीं है, मैम ने क्रूड डेटा की बेसिस पे कहा था कि हम सेंसिबल मतलब के जो कंक्लूजन है वो नहीं निकाल सकते। इसके बाद में मैम ने जो है वो उसका एक स्पेसिफिक का करके बताया था। मैं आपको बेसिकली मैम ने आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी के बेसिस पे तो मैम ने ये कहा था कि जो कम्युनिटी ए है वो मतलब कि बेटर टू लिव एज कम्पेयर टू बी। बिल्कुल ठीक है। बेसिकली मैम ने ये बताया था कि हम अगर क्रूड रेट्स पे देखें तो जब हम मोर्टेलिटी रेट्स देखते हैं विच आर क्रूड रेट्स, तो हमें लगता है कि ए में तो बहुत ज्यादा मौतें हो रही हैं एज कम्पेयर टू बी।
अच्छा, तो मैं ये बता रहा था, ये लास्ट ऑलमोस्ट स्लाइड है हमारी, और इसमें दो कम्युनिटीज का कंपैरिजन किया था मैम ने कि अगर हम क्रूड रेट्स में देखें तो हमें ये लगता है कि शायद कम्युनिटी ए की हालत बहुत खराब है क्योंकि उसमें डेथ रेट बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू कम्युनिटी बी। लेकिन जब हम स्पेसिफिक डेथ रेट देखते हैं जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल प्रोपोर्शनेट मोर्टालिटी देखते हैं ड्यू टू हार्ट डिजीज या मोर्टालिटी फ्रॉम हार्ट डिजीज देखते हैं, ठीक है, तो वो हमें उससे जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं प्रोपोर्शनेट मोर्टालिटी की तो हमें ये पता लगता है कि कार्डिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कम्युनिटी ए है वो हेल्दी है एज कम्पेयर टू बी, क्योंकि उसमें हमारे पास जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज की जो मोर्टालिटी है वो कम है आउट ऑफ ऑल द डेथ्स। कि मोर्टालिटी फ्रॉम हार्ट डिजीजेस 3 थी, उसमें भी 3 थी, अब इसको मेजर कर लेते हैं। तो हमने प्रोपोर्शनेट मोर्टालिटी कैसे निकाली, हमने 3 को डिवाइड किया 30 के साथ और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो 10% निकल आई। और इसी तरह जब हमें मोर्टालिटी फ्रॉम हार्ट रेट नीचे वाले उससे पता लगी 3 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100 किया तो 20% निकल आई। दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट मोर पीपल वर डाइंग फ्रॉम cardiovascular diseases in community B as compared to community A. So A community is more healthier in terms of cardiovascular diseases as compared to community B. तो ये मैम ने डिफरेंस बताया था कि जो क्रूड रेट्स हैं समटाइम्स वो कितना हमें मिसगाइड कर देते हैं। तो जब हम डिजीज स्पेसिफिक रेट से हम प्रोपोर्शनेट मोर्टालिटी निकालते हैं तो वो हमें एक बेहतर जजमेंट देती है परसेंटेज की फॉर्म में कि एक डिजीज की वजह से जो एक्चुअल डेथ रेट है वो कितना हो रहा है आउट ऑफ टोटल डेथ्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले प्लीज।